नमस्कार। समय संवाद में आपका स्वागत है। मैं हूँ सर्वेश कुमार सिंह। उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव के 2 चरण पूरे हो गए, यानी कि 16 सीटों पर 8 और 8 16 सीटों पर मतदान हो चुका है। देश भर में भी 2 चरण हुए हैं। अब तीसरे चरण के मतदान की तैयारी है, जो 7 मई को होगा। लेकिन उत्तर प्रदेश का परिदृश्य अगर हम देखें, तो इस बार एक खास बात नज़र आ रही है उत्तर प्रदेश में। एक तो ये कि इस बार जो गठबंधन है, दोनों इंडिया गठबंधन और एनडीए का गठबंधन, अधिकांश सीटों पर इनके बीच सीधा सीधा मुकाबला दिखाई दिया है। कुछ सीटें ऐसी हैं जहां बहुजन समाज पार्टी ने त्रिकोणीय संघर्ष बनाने का प्रयास किया है और उनके प्रत्याशी अच्छे लड़े भी। लेकिन एक खास बात जो हम जिसकी अभी हमने चर्चा की, जिस पर आज हम अपना विश्लेषण उसी पर केंद्रित रखेंगे, वो ये है कि इस पूरे चुनाव के परिदृश्य में उत्तर प्रदेश से अभी तक 2 चरण पूरे हो गए और अब 5 और बाकी हैं। लेकिन इसमें कहीं भी असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी नज़र नहीं आ रही है। एआईएमआईएम इस पूरे चुनावी परिदृश्य से उत्तर प्रदेश में अचानक गायब हो गई, चुनाव के पहले से। और विधानसभा चुनावों में भी, स्थानीय निकाय के चुनावों में भी असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम बहुत सक्रिय थी और पूरी तरह से वो चुनाव में उतरने के लिए, लोकसभा चुनाव में उतरने के लिए बेताब थे, ताल ठोक रहे थे कि वो इस बार कम से कम 20 सीटों पर लड़ेंगे उत्तर प्रदेश में। मगर अभी तक उनकी तरफ से कोई प्रत्याशी घोषित नहीं हुआ है। जो प्रत्याशी घोषित हुए हैं उनके गठबंधन से, एक गठबंधन बना है पीडीएम, पिछड़ा दलित मुस्लिम, जो कि अपना दल की जो कबीरावादी पार्टी है, अनुप्रिया पटेल की बहन पल्लवी पटेल की वो पार्टी है, अध्यक्ष उनकी मां है कृष्णा पटेल। उसके साथ असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम का गठबंधन हुआ है। उसके बाद वो पीडीएम बना। पहले पीडीए था समाजवादी पार्टी का, तो पल्लवी पटेल ने पीडीए पर सवाल उठाए कि पीडीए में मुसलमान तो कहीं है ही नहीं। उन्होंने उसमें सीधे सीधे उसको पीडीएम बना दिया, पिछड़ा दलित मुस्लिम बना करके। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई, उसमें असदुद्दीन ओवैसी आए भी थे। पीडीएम ने कई जगह प्रत्याशी घोषित किए हैं, लेकिन वो प्रत्याशी पल्लवी पटेल ने घोषित किए। कहीं भी असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी का प्रत्याशी नहीं है और उनका सिंबल कहीं नजर नहीं आ रहा है। हालांकि असदुद्दीन ओवैसी ने ये जरूर कहा था कि उनके प्रत्याशी भी पीडीएम यानी पल्लवी पटेल के सिंबल पर ही चुनाव लड़ेंगे, लेकिन ये कोई महत्वपूर्ण बात नहीं हुई। अगर असदुद्दीन ओवैसी उत्तर प्रदेश में अगर चुनाव लड़ना चाहते हैं तो उनको अपना कैंडिडेट पीडीएम के अंतर्गत ही करें, लेकिन अपनी पार्टी का कैंडिडेट उतारना चाहिए थे और अपने चुनाव चिन्ह पर लड़ना चाहिए था। तब ये माना जाता कि हाँ, असदुद्दीन ओवैसी चुनाव लड़ रहे हैं और उनकी उपस्थिति है। जब तक पतंग निशान पर उनके चुनाव ना लड़ा जाए, तब तक कैसे माना जा सकता था कि माना जा सकता है कि असदुद्दीन ओवैसी की उपस्थिति है। लेकिन अभी तक असदुद्दीन ओवैसी ने दोनों पहले और दूसरे चरणों में, जहां मुस्लिम मतदाताओं की संख्या पर्याप्त थी और इन क्षेत्रों में जहां ये चुनाव हुआ पहले और दूसरे चरण में, वहां उनके स्थानीय निकाय के चुनाव में उनकी पार्टी ने अच्छा प्रदर्शन भी किया था। कई सीटों पर, कई जगह तो जो छोटे छोटे निकाय हैं वहां उनके प्रत्याशी जीते भी, सभासद जीते, नगर पंचायत में भी एक आध जगह जीते, नगर पालिका भी जीते और नगर निगम के चुनाव में भी मेरठ में अच्छा प्रदर्शन किया था। लेकिन उसके बावजूद एआईएमआईएम ने कोई प्रत्याशी नहीं उतारा। अब जो मध्य उत्तर प्रदेश है और पूर्वी उत्तर प्रदेश है, बुंदेलखंड है, इसमें भी ऐसा नहीं लग रहा है कि एआईएमआईएम या असदुद्दीन ओवैसी की कोई रुचि उत्तर प्रदेश में है। ये कारण जो है आश्चर्यजनक है, क्योंकि उनका जनाधार मुस्लिम क्षेत्रों में बढ़ रहा था और उससे इंडिया गठबंधन और विशेष रूप से समाजवादी पार्टी बहुत चिंतित थी, क्योंकि वो जो भी वोट काटते वो समाजवादी पार्टी का ही काटते, भारतीय जनता पार्टी को उसका फायदा होता। लेकिन अचानक इंडिया गठबंधन के, अब ये क्या कहा जाए कि इंडिया गठबंधन के साथ उनकी कोई बातचीत हुई है या उन्होंने खुद ही ये तय किया है कि वो इंडिया गठबंधन के प्रत्याशियों को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। हालांकि वो
पल्लवी पटेल के साथ गठबंधन में हैं, लेकिन वो उस तरह से चुनाव मैदान में पूरी सक्रियता के साथ, पूरी क्षमता के साथ, ताकत के साथ वो नहीं उतरे हैं और उन्होंने खुलकर अपने प्रत्याशी नहीं उतारे। इस बीच उनका कोई उत्तर प्रदेश में दौरा भी नज़र नहीं आया है। वो केवल अभी पिछली बार जब आए थे, तो वो आजमगढ़ क्षेत्र में और वो अफ़ज़ाल अंसारी से मिलकर आए थे। अफ़ज़ाल अंसारी से उन्होंने उनके भाई के निधन पर शोक संवेदना व्यक्त की थी। उसके बाद से वो उत्तर प्रदेश में नहीं आए। अब जो भी कारण हो, असदुद्दीन ओवैसी अपने क्षेत्र में फँसे हों, ये भी हो सकता है, क्योंकि हैदराबाद में इस बार भारतीय जनता पार्टी ने जो प्रत्याशी जिसको उतारा है, उससे उनके सामने चुनौती खड़ी हो गई है। हालाँकि वो वहाँ से लगातार जीतते रहे हैं, लेकिन इस बार वो गंभीरता से चुनाव को अपने ले रहे हैं और वो कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहते। लेकिन फिर भी वो प्रत्याशी तो घोषित कर ही सकते थे। उत्तर प्रदेश से उनकी जो अनुपस्थिति है एक तरह से, जो जिस तरह से प्रत्याशी उतारने चाहिए थे उन्होंने नहीं उतारे, तो इसका जो राजनीतिक लाभ और हानि है, ये भी एक महत्वपूर्ण फैक्टर होगा। हालाँकि इसका सीधा-सीधा फ़ायदा तो इंडिया गठबंधन को ही होगा उनके प्रत्याशी ना उतारने का। जो भी उनके प्रत्याशी वोट काटते, कहीं 1%, 2%, 5%, 10% जो भी काटते, वो वोट कटता समाजवादी पार्टी का ही। तो असदुद्दीन ओवैसी की जो उपस्थिति और चुप्पी या अनुपस्थिति और चुप्पी रहस्यमय बनी है उत्तर प्रदेश के लिए, ख़ास तौर से उन क्षेत्रों में जहाँ मुस्लिम प्रतिशत ज़्यादा है। अभी पूर्वांचल की कई सीटें ऐसी हैं जहाँ उनका प्रभाव हो सकता है। लेकिन देखते हैं असदुद्दीन ओवैसी का जो अगला कदम है वो क्या होता है? क्या वो आगे के चरणों में अपने प्रत्याशी उतारेंगे, चुनाव में आएँगे और अपनी पार्टी के कैंडिडेट खड़े करेंगे, चाहे वो पीडीएम के अंतर्गत ही खड़े करें, लेकिन अपने प्रत्याशी तो अलग से घोषित करने ही होंगे। लेकिन अगर वो यहाँ उपस्थिति चाहते हैं और इस बार अगर वो उत्तर प्रदेश से उन्होंने दूरी बना के रखी, तो आगे के लिए फिर उनका जो विधानसभा चुनाव होंगे 2027 में, या फिर आगे उनको फिर उनकी ज़मीन यहाँ से खिसक जाएगी, क्योंकि तब तक उनका कार्यकर्ता और वोटर दूसरी जगह शिफ्ट हो चुका होगा। देखते हैं असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी जिसकी बड़ी चर्चा थी चुनाव से पहले कि इस बार वो विकल्प बनकर उभरेंगे उत्तर प्रदेश में मुस्लिमों के बीच में, वो यहाँ से नदारद है। देखते हैं अगला कदम क्या होता है। समय संवाद में आज बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे किसी एक खास विषय के साथ। तब तक के लिए मैं सर्वेश कुमार सिंह आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार।